जू फेंग को जबरदस्त झटका लगने के बावजूद वह सतह पर शांत बने रहे। ऐसा संयोग सचमुच अनसुना था। सच कहूं तो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झाओ शिन अपने वास्तविक जीवन के काम में व्यस्त होने के बावजूद डिवाइन वर्ल्ड में खेलेगी। और अगर वह खेलती भी, तो भी वह कभी उम्मीद नहीं करता कि वह सिल्वर विंड गिल्ड में होगी। आखिरकार यह एक नया गिल्ड था जिसने मजबूती से शुरुआत की थी, लेकिन अधिकांश नए गिल्डों की तरह धीरे धीरे गायब हो गया। हालांकि अंतर यह था कि कोमल पवन, जो अब फेंग किंग रॉ के रूप में प्रकट हुई थी, दिव्य दुनिया से बाहर निकल गई थी। लगता है कुछ बड़ा हुआ है और अब मैं उसमें उलझा हुआ हूं, जू फेंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोचा। फेंग किंग रॉ, जिसे जेंटल विंड के नाम से भी जाना जाता है, तथा झाओ काई का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना, उसके कानों में षड्यंत्र की चीखें पैदा कर रहा था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना किसी कारण के किसी घटना पर विश्वास करता हो। और इस समय रेखा में अपने जीवन की दिशा बदलकर वह अब ऐसी चीज से परिचित हो रहा था जो वह अतीत की समय रेखा में कभी नहीं कर पाया था। तो तुम क्या सोचते हो, जू फेंग? झाओ जिन ने जोर देकर पूछा, इस बात से अनजान कि उसके विचार उसकी दयालु सलाह से पूरी तरह से असंबंधित थे। फिर भी जू फेंग अपने विचारों से बाहर आया और जवाब में मुस्कुराया। मैं कोशिश करके देखूंगा। काई खुद भी दिव्य जगत में डूबा हुआ है और उसने मुझे बार बार अपने साथ आने के लिए कहा है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि आजकल वर्चुअल हेलमेट कितने महंगे होते हैं, उसने धीरे से समझाया और मौके पर ही सोचा हुआ बहाना बताया। झाओ शिन ने सिर हिलाकर सहमति जताई और समझ गई कि वर्चुअल हेलमेट का बजट उसकी पहुंच से बाहर होगा। उसने अपना फोन उठाया और कुछ क्लिक किए। लो, मैंने तुम्हें कुछ पैसे भेजे हैं ताकि तुम एक वर्चुअल हेलमेट खरीद सको और मेरे छोटे भाई के साथ मिल सको। वह हमेशा से थोड़ा अंतर्मुखी रहा है और सिर्फ तुम ही उसके साथ अच्छी तरह घुल मिल पाते हो। प्रायोजक के लिए धन्यवाद, मिस शिन। जू फेंग हंसी, लेकिन जब वह अचानक आगे झुकी तो वह दंग रह गई। उसका चेहरा उसके काफी करीब आ रहा था, लेकिन वह उसकी सुंदरता से चकित नहीं था। इसके बजाय उसने एक क्लिक ध्वनि सुनी और उसे अपनी पीठ पर हवा का झोंका महसूस हुआ। वह वास्तव में उसके और करीब झुकी थी, लेकिन उसे लुभाने या आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे दरवाजा खोलने के लिए, और उसके इरादे से साफ जाहिर था कि वह उसे अभी बाहर निकालना चाहती थी। भाई बहन जैसे दोनों बेरहम हैं। जू फेंग ने सिर हिलाया और भरते हुए गाड़ी से बाहर कूद गया। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वह काफी बेशर्म व्यक्ति थे, लेकिन वह इतने बेशर्म नहीं थे कि 2 बार बाहर जाने के लिए कहने के बाद भी बैठे रहें। ऐसा नहीं था कि उनका वाहन सोने से भरा हुआ था। जैसे ही वह वाहन से बाहर निकला, दरवाजा स्वतः ही बंद हो गया और एक तेज आवाज के साथ वाहन तेजी से आगे बढ़ गया। जू फेंग ने अवाक होकर अपने सूट की तरफ कुछ सूंघा, सोचा कि कहीं उससे बदबू तो नहीं आ रही, वरना वे उससे जल्दी से जल्दी क्यों भागना चाहते थे। अरे, मुझे तो बदबू भी नहीं आती। मेरा हैंडसम लुक भी काफी प्रभावशाली है। इन्हें अपनी आंखों का इलाज जरूर करवाना चाहिए। जू फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और मन ही मन कहा। वह अपने लुक को लेकर आश्वस्त थे, जिसके कारण उनके अतीत में कई महिलाएं उनकी ओर आकर्षित हुई थीं। आदेश दिए जाने के बावजूद वह अभी भी प्रभावशाली व्यक्ति थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई महिलाएं उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती थीं। जैसे ही जू फेंग मुड़ा और अपने अपार्टमेंट की ओर वापस जाने के लिए तैयार हुआ, उसके सामने एक और कार आ गई। हालांकि वह अन्ना लियू की कार से कम आकर्षक थी। इस बार कौन है? जू फेंग को कोई खुशी नहीं हुई और वह ड्राइवर को उसका रास्ता रोकने के लिए डांटने को तैयार था। हालांकि जब ड्राइवर वाहन से बाहर निकला तो उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। आप जरूर मिस्टर फेंग होंगे। हमारी मिस शिन ने आदेश दिया है कि यह कार अब से आपकी है, ड्राइवर ने विनम्रता से कहा और कार की चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। अच्छा, जू फेंग ने खुशी खुशी कार की चाबी स्वीकार कर ली और ड्राइवर को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहा। कार की डिलीवरी मुफ्त थी, तो उसे गुस्सा क्यों आ रहा था? वास्तव में, यदि लोग उसे मुफ्त में सामान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें उसे बार बार रोकना चाहिए। केवल एक मूर्ख ही ऐसी मुफ्त चीजों को लेने से इनकार करेगा जो लाभदायक हों और बदले में कुछ देने की आवश्यकता न हो। कुछ समय बाद ड्राइवर उसे एक नई,
शानदार कार के साथ अकेला छोड़कर भाग गया। मेरा बटुआ सुरक्षित है, जू फेंग को गर्व हुआ और वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। चिकनी चमड़े की सीटें न केवल आरामदायक थीं, बल्कि उनमें अनुकूल तापमान नियंत्रण भी था, जो उनकी पसंद के अनुसार समायोजित हो जाता था। चिकने, पॉलिश किए गए डैशबोर्ड में एक उच्चस्तरीय एआई प्रणाली लगी हुई थी, जिसमें एक होलोग्राफिक टचस्क्रीन डिस्प्ले था जो इशारों और वॉयस कमांड पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, तथा उन्नत जलवायु नियंत्रण और मनोरंजन प्रणालियों के साथ सहजता से एकीकृत हो जाता था। शुभ संध्या, मालिक। मैं आपका निजी एआई सहायक हूं। वाहन से ही आवाज गूंजी और स्त्रीवत स्वर में जू फेंग का स्वागत किया गया। प्रसन्न होकर, जू फेंग झाओ जिन की उदारता से आश्चर्यचकित था, जिसने उसे ऐसी कार दी। ठीक है, चूंकि तुम सिल्वर विंड गिल्ड का हिस्सा हो, तो मैं तुम्हें कुछ और सुविधाएं दूंगा। आखिरकार वह कोई कृतज्ञ व्यक्ति नहीं था। उसने जो उपकरण उन्हें किराए पर देने की योजना बनाई थी, वह रद्द हो जाएगा और उन्हें मुफ्त में उधार दे दिया जाएगा। ठीक है, अब से तुम्हारा नाम वेरा है। एपेक्स टावर को हमारी मंजिल के रूप में पंजीकृत कराओ और मुझे वहां ले आओ, जू फेंग ने आदेश दिया। आदेश प्राप्त हुआ। वेरा अब डेटा के अनुसार एपेक्स टावर तक जाएगी। वह मैन्युअल रूप से गाड़ी चला सकता था, लेकिन चूंकि वहां इतनी उन्नत एआई प्रणाली थी, इसलिए जब तक वह अपनी अगली योजना की योजना बनाना जारी रखता, तब तक उन्हें नियंत्रण में न लेने देना शर्म की बात होगी। डीन कियाओ के साथ मामला 2 दिन बाद सुलझा हुआ माना जा सकता है। हालांकि, दिव्य जगत में शामिल होने वाले उद्यमों की अचानक भीड़ का मामला अभी भी एक आसन्न खतरा था। मूल रूप से मैंने निंगी से एपेक्स टावर में मेरे लिए एक कार्यालय सुरक्षित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें देरी होगी, उसने मन ही मन विलाप किया। कुछ घंटों बाद, वेरा, उनके नए वाहन की एआई प्रणाली, एपेक्स टावर की पार्किंग में खड़ी थी। चूंकि जू फेंग ने पहले ही प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर ली थी, इसलिए एपेक्स टावर की प्रणालियां तेजी से उसकी पहचान करने और उसकी पुष्टि करने में सक्षम थीं, जिससे उसे विशेष पार्किंग स्थल में गाड़ी पार्क करने की अनुमति मिल गई। पार्किंग स्थल बहुत बड़ा था, लेकिन इसके आकार के बावजूद लगभग हर स्थान कारों से भरा हुआ था। और ये कोई साधारण कारें भी नहीं थीं। यहां खड़ी ज्यादातर कारें उस कार से भी ज्यादा आधुनिक थीं जो उसके पास पहले से थी। इससे पता चलता है कि जो लोग एपेक्स टावर में रहने या पार्किंग स्थल का मालिक बनने का खर्च उठा सकते हैं, वे प्रतिष्ठित लोग हैं। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला, उसके ठीक सामने एक अन्य व्यक्ति भी अपनी कार से बाहर निकला। वह एक महिला थी जिसने एक फैंसी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके आसपास एक परिपक्व रूप और आभा थी। जब उसने जू फेंग को देखा तो वह हल्के से मुस्कुराई और सिर हिलाया। जहां तक जू फेंग का सवाल है, वह अंदर से आश्चर्यचकित था लेकिन ऊपरी तौर पर शांत रहने में कामयाब रहा। यह महिला अलेक्जेंड्रा है, जो सबसे धनी लोगों में से एक है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और तुरंत आगे बढ़कर उसका अभिवादन करने का अवसर लिया। नमस्ते, मैं यहाँ नया हूँ और अभी-अभी एपेक्स टावर में आया हूँ। मुझे इस समय पार्किंग में किसी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। जू फेंग ने सहजता से उसका अभिवादन किया और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। ओह, मुझे तो नए किराएदार की उम्मीद ही नहीं थी। आश्चर्यचकित होकर, महिला ने उसके हाथ पर एक हल्की सी नजर डाली और फिर उसका हाथ हिलाया। उनसे हाथ मिलाने के बाद उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं कि हमारा कोई किराएदार बाहर गया था। उसका प्रश्न सतह पर सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसमें कई गूढ़ अर्थ छिपे हुए थे। यह कहकर कि उसे याद नहीं कि कोई बाहर गया था, उसे जू फेंग के यहाँ आने पर शक हो रहा था। उसे यह भी शक होने लगा था कि यह कोई और है जो किसी फायदे के लिए उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जू फेंग गलत उत्तर देता या उसे संतुष्ट न करता तो उसके बारे में उसकी धारणा काफी खराब हो जाती। हाँ, यह कोई अनोखी बात नहीं है कि तुमने मुझे पहले न सुना हो और न देखा हो। मैं अभी-अभी कमरा नंबर 360 में आया हूँ, लेकिन बाकी किराएदारों से अलग, मैं बस मिस एरिका से कमरा किराए पर ले रहा हूँ। जू फेंग ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसा। ओह, मिस एरिका। थोड़ी उलझन में पड़ी महिला को यह अजीब लगा कि एरिका एक कमरा किराए पर दे रही है, वह भी किसी पुरुष को। मैंने कुछ समय से मिस एरिका को नहीं देखा है और जब से मैंने अपना फोन बदला है, मैं उनका नंबर भूल गया हूँ। क्या आपके पास उनका संपर्क नंबर है?
महिला ने बाद में पूछा, जाहिर तौर पर उसकी और परीक्षा लेते हुए। मानो ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हों, जू फेंग ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे दिखा दिया। यह उसका नंबर है, उसने खुलासा किया और आगे कहा, वैसे मैं जू फेंग हूं और आप? महिला को केवल कुछ ही नजरों से यह पता चल गया कि नंबर सही है और यह उसका निजी नंबर था, जिससे उसकी विश्वसनीयता और बढ़ गई। आखिरकार, कार्य संख्या और व्यक्तिगत संख्या के दो अलग अलग अर्थ होते हैं। जू फेंग। आप मुझे बस एलेक्जेंड्रा कह सकते हैं। महिला ने आखिरकार अपना परिचय एलेक्जेंड्रा के रूप में दिया, क्योंकि उसे कुछ समय के लिए यह समझ आ गया था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी व्यावसायिक अवसर या किसी और उद्देश्य की तलाश में था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, एलेक्जेंड्रा। जू फेंग मुस्कुराया और अपनी स्मार्ट वॉच पर नजर डाली। माफ करना, पर अब मुझे थोड़ी देर हो रही है। एक साथी किराएदार से बात करके अच्छा लगा, हालांकि मैं सिर्फ एक कमरे का मालिक हूं, उसने मजाकिया लहजे में कहा। हास्य की बहुत कमी थी, लेकिन यह एलेक्जेंड्रा को थोड़ा हंसाने में कामयाब रहा। जबकि वह उसके टूटे हुए हास्य पर हंस रही थी, जू फेंग ने किसी भी संपर्क विवरण के बारे में पूछे बिना ही वहां से चले गए। ऐसे कद से परिचित होने के लिए किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि एलेक्जेंड्रा जैसे किसी व्यक्ति के लिए बातचीत के आधार पर अपनी जानकारी की पुष्टि करना काफी आसान था। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि उसे फिर कभी उससे बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद, जब जू फेंग पार्किंग से बाहर निकल गया, तो एलेक्जेंड्रा ने फोन करना शुरू कर दिया। मुझे यह पता लगाने में मदद करें कि क्या एरिका विंस्टन ने अपना एक कमरा जू फेंग नाम के किसी व्यक्ति को किराए पर दिया है। कॉल काटने से पहले उसने सख्त और दृढ़ नजर से निर्देश दिया। अपने कद के लिहाज से वह संयोग जैसी चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखती, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ घटित हो ही जाता है और वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह वाकई उन दुर्लभ घटनाओं में से एक हो। मेरी हरकतें छिपी हुई हैं, तो अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एलेक्जेंड्रा ने भौहें सिकोड़ लीं, उम्मीद करते हुए कि शायद ये महज इत्तेफाक हो, वरना उसे कई लोगों को धोखा देने के शक में सजा देनी पड़ती। जबकि वह इस मामले की तह तक जाने के लिए दृढ़ थी, जू फेंग इस बात से अनजान था कि उसके इरादे ने एक बड़ा डोमिनो प्रभाव पैदा कर दिया था। यह महज एक अप्रत्याशित आश्चर्य था कि जू फेंग की उससे मुलाकात हुई, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य निंग यी से मिलना था। जैसे जैसे लिफ्ट आगे बढ़ती गई, जू फेंग धैर्यपूर्वक लिफ्ट में प्रतीक्षा करते रहे और इस उद्यम से संतुष्ट थे। झाओ शिन की बदौलत मैंने काफी पैसे बचा लिए और यहां तक कि निंग यी को भी नीच टिंकियाओं से निपटने के लिए तैयार कर लिया। आखिरकार, एलेक्जेंड्रा से मुलाकात के बाद मेरी किस्मत वाकई बदल गई है। अब तक सब कुछ उसके पक्ष में बहुत अच्छा चल रहा था, बस एक बात अलग थी कि झाओ झिन के कारण उसकी योजना कुछ हद तक टूट गई थी। झाओ एंटरप्राइज से अफवाहें फैलीं, और यह महसूस करने के बाद कि झाओ शिन शरद ऋतु की हवा थी, वह खुद को एक थप्पड़ मारना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिव्य जगत में प्रवेश करने वाली कई कंपनियों की उन्नति का कारण है। अगर उसने सिल्वर विंड गिल्ड की सहायता न की होती, तो उसे संदेह था कि वे ऐसी योजना प्रस्तावित करने का लाभ उठा पाते। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग अपने कमरे में दाखिल हुआ और गेमिंग कैप्सूल पर चढ़ गया। मैं अब ज्यादा चक्कर नहीं लगा सकता, मुझे जल्दी से काम करके शहर पहुंचना है, वह बुदबुदाया और दिव्यलोक में लौट गया। कुछ क्षणों के लिए जू फेंग की दृष्टि धुंधली हो गई, फिर वह साफ हो गई और वे वरदांत घाटी में अपने मूल स्थान पर लौट आए। मुझे आश्चर्य है कि काई ने मुझे कोई संदेश नहीं भेजा। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई और महसूस किया कि झाओ काई अब आसपास नहीं था। हालांकि उन्होंने यह पता लगा लिया कि पहले पाया गया आयरनवुड ट्रेंट पहले ही मारा जा चुका था। वह स्थान अब खाली था और उसे पुनः एक साधारण वृक्ष या आयरनवुड ट्रेंट के रूप में विकसित होने में कुछ समय लगेगा। यह छाया ब्लेड कहा गया, जू फेंग ने धीरे से बुदबुदाया। वह पैरों के निशान या निशानों की तलाश में था जो उसे झाओ काई तक ले जा सके। अब जब उसे एहसास हो गया था कि वह झाओ काई की सबसे बड़ी बहन के कितने करीब है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना था कि वह खुले में झाओ काई को कैसे संबोधित करे। इस प्रकार उन्होंने काई को जोर से नहीं, बल्कि शैडो ब्लेड को बुलाने का निर्णय लिया। कौन जानता है कि शायद कुछ छिपे हुए लोग उस पर जासूसी कर रहे हों।
चाहे आप चिंतित हों या नहीं, सुरक्षित रहना और यह सुनिश्चित करना सबसे अच्छा था कि कुछ भी गलत न हो। कुछ सेकंड बाद जू फेंग सीधा हुआ, उसकी नजरें बिखरे हुए पत्तों और सूक्ष्म पैरों के निशानों पर टिकी थीं, जैसे वह सावधानी से आगे बढ़ रहा हो। हालांकि आयरनवुड ट्रेंट राक्षस ने खिलाड़ियों पर हमला नहीं किया, लेकिन यह कहना कठिन था कि यहाँ कुछ यादृच्छिक राक्षस नहीं थे जो गलती से यहाँ आ गए थे। आखिरकार, सभी राक्षस क्षेत्र प्रतिबंधित नहीं थे, जिसका अर्थ है कि कुछ राक्षस वैध रूप से दुनिया के अंत तक आपका पीछा कर सकते थे जब तक कि आप उनसे बच नहीं जाते या उन्हें मार नहीं देते। सावधानीपूर्वक निशानों का अनुसरण करते हुए जू फेंग ने अंततः दूर से कुछ गोलियों की आवाज सुनी, जिसके बाद एक पागल हंसी की आवाज आई। यह काई होना चाहिए, ठीक है। जू फेंग असहाय होकर मुस्कुराया कि झाओ काई इन आयरनवुड ट्रेंड्स का शिकार करने में कितना उत्साहित हो सकता है। उनकी यादों में अधिकांश खिलाड़ी इन बेजान राक्षसों से लड़ने से डरते थे, क्योंकि अनुभव अंक बेकार थे और आपको बस बिना रुके लगातार हमला करना था। इन आयरनवुड ट्रेंड्स की तुलना उन प्रशिक्षण डमी से करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिनका उपयोग लोग अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए करते थे। कुछ समय बाद जू फेंग पेड़ों से भरे क्षेत्र में अंदर पहुंचे और दूर से झाओ काई को देखा। वह एक घुटने पर बैठा था, उसके माथे से पसीना टपक रहा था और वह अपनी आयरन बोल्ट राइफल को तान रहा था। जैसे ही उसकी उंगली ने ट्रिगर दबाया, एक जोरदार धमाका हुआ और गोली तेजी से आयरनवुड ट्रेंट के शरीर में जा धंसी। गोली उसके नाजुक मांसल हिस्से पर लगी, जिससे गोली का नुकसान और भी ज्यादा हो गया। जब जू फेंग उसे बुलाने ही वाला था, तो वह अचानक रुक गया। ये काई। इसने बिना याद दिलाए ही ये समझ लिया। जू फेंग ने अपना मुंह थोड़ा ऊपर की ओर किया और हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। उसने पेड़ पर अपनी पीठ टिका ली और झाओ काई को अपना निशाना बदलते हुए दूसरी जगह पर जाते देखा। एक और गोली चलने के साथ झाओ काई फिर से महत्वपूर्ण मांस बिंदु पर उतरा। उसकी आंखें दृढ़ और दृढ़ थीं, जो स्पष्ट रूप से आयरनवुड ट्रेंट पर केंद्रित थीं। वस्तुतः कोई भी व्यवधान नहीं था और झाओ काई की निगाह पूरी तरह से राक्षस पर टिकी हुई थी। पहली गोली के बाद वह अलग अलग स्थानों पर गोली चलाता रहा, लेकिन पांचवीं बार जब झाओ काई को एहसास हुआ कि उसकी क्षति अधिक नहीं हुई है, तो वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं फिर से पांचवें निशान पर असफल रहा। झाओ काई ने अपना सिर हिलाया और अपनी शूटिंग रोक दी, जिससे आयरनवुड ट्रेंट को धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य अंक प्राप्त करने का मौका मिला। जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, तो वह अपनी असफलता के बारे में मन ही मन बुदबुदाने लगा। महत्वपूर्ण मांस बिंदु पर चोट लगने के बाद वह लगातार बदलता रहता है, लेकिन फिर भी उसे पहचानने के लिए कुछ बदलाव होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लगातार उन पर चोट करते हैं, इन बदलावों को पहचानना मुश्किल होता जाता है। मैं इससे कैसे निपटूं? निराश होकर झाओ काई ने अपना सिर खुजलाया, मानो वह स्थिति से लाचार हो गया हो। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना ज्यादा सोचोगे। उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसने हर चीज पर जबरदस्ती दबाव डाला? कौन? सतर्क होकर झाओ काई ने अपनी आयरन बोल्ट राइफल उठाई और हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि वह कौन है तो उसने खुद को रोक लिया। फेंग, क्या तुम मुझे इस तरह नहीं डरा सकते? राहत महसूस करते हुए झाओ काई ने अपनी बंदूक नीचे रख दी और अपनी छाती थपथपाई। हाँ, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था, जू फेंग ने जवाब में हल्के से हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने ठीक हो रहे आयरनवुड ट्रेंट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दृष्टि यह पता लगाने में काफी तेज है कि महत्वपूर्ण मांस बिंदु एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। यह तो निश्चित है, झाओ काई ने अपनी नाक रगड़ते हुए गर्व से कहा। कुछ और आयरनवुड ट्रेंड्स को मारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हालांकि मैंने उसी जगह गोली मारी थी जहां मूल रूप से महत्वपूर्ण मांस बिंदु थे, फिर भी मुझे कोई क्षति प्रवर्धक नहीं मिला। तभी मुझे एहसास हुआ कि चोट लगने के बाद वे बदल जाते हैं, उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। सच में बुरा नहीं है। और यहां मुझे लगा था कि तुम लगातार एक स्लेबल का निशान बनाने में ज्यादा समय बर्बाद करोगे, जू फेंग ने सिर हिलाया। तुम्हें पता था कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, फिर भी तुमने मुझे इसके बारे में चेतावनी नहीं दी। तुम कितने उदार हो? झाओ काई ने अपनी जीभ चटकाई और मुंह बनाया, मानो सलाह न देने के लिए जू फेंग को दोषी ठहरा रहा हो। हालांकि
जू फेंग जानता था कि वह बस मजाक कर रहा था और वास्तव में आभारी था कि उसने इस तरह के मामले को छुपाया था। लगातार बच्चों की देखभाल की जाए और बताया जाए कि क्या करना है। इसमें क्या मजा हो सकता है? गेम खेलने में जो मजा आता है वह है कुछ नया खोजने और उसे अपनाकर अपने गेम प्ले को और बेहतर बनाने की खुशी। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें जो कष्ट सहना पड़ा है उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी क्षतिपूर्ति करनी होगी, जू फेंग ने अचानक कहा, जिससे झाओ काई चौंक गया। क्या? तुम, एक कंजूस, वास्तव में मेरी भरपाई करोगे? झाओ काई ने अपना सिर झुकाया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, वह अविश्वास से जू फेंग को घूर रहा था। कंजूस से तुम्हारा क्या मतलब है? जू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं, अपना पैर उठाया और झाओ काई को एक लात मारी। खैर, इस छोटे से प्रदर्शन को ध्यान से देखो। ध्यान से देखो क्योंकि मैं इसे सिर्फ एक बार कर रहा हूं, फिर उसने अपनी छड़ी निकालते हुए कहा। उलझन में झाओ काई चुपचाप देखता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या योजना बना रहा है। जू फेंग ने अपनी गति स्थिर रखी और आयनवुड ट्रेंट के करीब चला गया और झाओ काई की निगरानी में उसने अपने कर्मचारियों को घुमाना शुरू कर दिया। थंप! एक महत्वपूर्ण मांस बिंदु पर चोट लगी और क्षति गुणक सक्रिय हो गया। हालांकि जू फेंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, वह शालीनता से कुछ मीटर दाईं ओर चले गए और अपनी छड़ी को फिर से घुमाया। एक और महत्वपूर्ण मांस बिंदु तुरंत मारा गया। झाओ काई का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे चमत्कार कहा जा सकता था। कुछ और मिनट बीत गए थे और झाओ काई की आंखें जू फेंग की तरल और चिकनी गति पर चिपकी हुई थीं। हर बार जब वह अपनी छड़ी घुमाकर आयनवुड ट्रेंट पर प्रहार करता तो एक महत्वपूर्ण मांस बिंदु पर चोट लगती। एक भी चूक नहीं हुई और झाओ काई इस बात से हैरान रह गए कि ऐसा दृश्य कैसे संभव हो सका। 98, 99, 100, फेंग ने कुल 100 बार वार किया, फिर भी वह आगे बढ़ सकता है। झाओ काई ने मुंह में लार भर ली। अनजाने में उसके हाथ कांपने लगे, घबराहट से नहीं बल्कि उत्तेजना से। अगर किसी ने उसे पहले बताया होता कि आप महत्वपूर्ण मांस बिंदुओं पर लगातार 100 बार हिट कर सकते हैं, तो झाओ काई उन पर हंसते। हालांकि इसे अपनी आंखों से देखने के बाद उनका नजरिया बदल गया। किसी अन्य पक्ष से सुनने की अपेक्षा अपनी आंखों से देखने से अधिक विश्वसनीय कुछ भी नहीं था। झाओ काई जू फेंग के चमत्कारी प्रदर्शन से आश्चर्यचकित रह गया। वह अचानक खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथों को अपने कानों के पीछे रख लिया और चिल्लाया, अरे, आयनवुड ट्रेंट तो पहले ही नष्ट हो चुका है। जू फेंग की वजह से उसे मारने में लगने वाला समय वास्तव में बहुत कम हो गया था, जबकि उनके गुण पूरी तरह से अलग थे। हालांकि जू फेंग ने कभी भी उसे अपना वास्तविक स्तर नहीं बताया था, लेकिन वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि जू फेंग के हाथ में जो कर्मचारी था वह शुरुआती उपकरण था। फेंग ने आयनवुड ट्रेंट को पहले ही कैसे हरा दिया? उसने खुद से सवाल किया, अपनी आंखें मलते हुए यह देखने के लिए कि क्या वह सपने में था या भ्रम में था। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह जू फेंग के कर्मचारियों पर एक बार फिर से ठीक से नजर डाले और उसे यकीन हो गया कि यह वही कर्मचारी नहीं थे जो उसने फियोना के भंडारण कक्ष से पाए थे। चूंकि इसकी 2 बार पुष्टि हो चुकी थी, झाओ काई आगे बढ़ा और चकित भाव से उसे घूरने लगा। तुमने ये कैसे किया, फेंग? उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में पूछा। उसे जो झटका लगा वह उस झटके से भी ज्यादा बुरा था जो उसे झाओ शिन से अपने दादाजी की आने वाली जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए कहने पर लगा था। क्या करें? जू फेंग ने अनभिज्ञता जताते हुए चिढ़ाया। मेरे साथ खेलना बंद करो। झाओ काई ने उसकी चिढ़ाने से निराश होकर जमीन पर पैर पटका। मुझे बताओ, तुमने उन अदलाबदली वाले महत्वपूर्ण मांस बिंदुओं को इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? मुझे भी दूसरे बदलाव के स्थान का पता लगाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, उन्होंने आगे कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह जानना चाहता था कि जू फेंग ने यह काम कैसे किया। यह काफी सरल है, जू फेंग मुस्कुराया और दूसरे पेड़ की ओर इशारा किया। जब तक आप अपनी धारणा को प्रशिक्षित करते हैं, आप अंतरों को पहचान सकते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। चूंकि आप एक गन नाइट हैं और पूरी तरह से आक्रमण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आपको इसे और भी अधिक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, उन्होंने सलाह दी। मैंने किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। झाओ काई ने अपना सिर नीचे किया और आह भरी। यही तो तुम गलत हो,
जू फेंग ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की और अपनी छड़ी से उसे टोका। क्या तुम शुरुआती दौर में किसी भी महत्वपूर्ण मांस बिंदु का पता नहीं लगा पाए थे? फिर भी अब तुमको देखो। तुम लगातार 4 बार निशाना लगाने में कामयाब रहे, 5वीं बार नाकाम होने से पहले। सफलता की याद दिलाए जाने पर झाओ काई को अपने शुरुआती दौर पर विचार करने और उसे याद करने का मौका मिला। ठीक है, शुरुआत में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे मैंने और संघर्ष किया, मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा और मैं कुछ हद तक इस अवधारणा को समझ गया। उसने बुदबुदाते हुए जू फेंग की बातों से सहमति में सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद उसने ताज़ा मानसिकता के साथ अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और चिल्लाया, ठीक है, मुझे अभी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो फिर मैं आयरनवुड ट्रेंड्स का सामान तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। जू फेंग ने उसके कंधे थपथपाए और आगे कहा, मैं पायराइट ड्रेक्स की तलाश करूंगा। चौंक कर झाओ काई ने उसकी ओर देखा, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो, फेंग? तुम पायराइट ड्रेक्स से कैसे लड़ोगे? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आयरनवुड ट्रेंड्स की खेती पर ध्यान दो, और अगर तुम्हारा काम हो गया, तो तुम शैडो वुल्व्स पर काम शुरू कर सकते हो, जू फेंग ने शांति से जवाब दिया। इससे पहले वह केवल इस बात से चिंतित था कि उसका कौशल पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने कुछ समय के लिए उसकी देखभाल करने का निर्णय लिया। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि झाओ काई स्वतंत्र रूप से खेल सकता है, वह अकेले ही मिशन को गति दे सकता है। यद्यपि झाओ काई इसके प्रति काफी अनिच्छुक थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद और अधिक प्रशिक्षण लेने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल थी। ठीक है, जो जैसा है वैसा करो, लेकिन बेवकूफ की तरह मत मरना, झाओ काई ने ढिठाई से कहा। जू फेंग की क्षमता को देखते हुए उसके लिए चिंतित होना मूर्खता थी। उनके पिछले प्रदर्शन से ही पता चल गया था कि उनका युद्ध अनुभव कितना विस्तृत था। हाँ, खैर, अगर तुम लगातार 25 क्रिटिकल फ्लैश पॉइंट्स हासिल कर सको, तो मैं तुम्हें दावत दूंगा। वरना मैं तुम्हें पहले ही धन्यवाद दे दूंगा। जू फेंग ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा और झाओ काई को चुनौती दी। हालांकि यह एक चुनौती से अधिक प्रेरणा देने वाला था। हम्फ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दावत दूं? सपने देखो, झाओ काई चिल्लाया, जो तुरंत एक और छद्म पेड़ की खोज के लिए तैयार हो गया, जो अनगिनत पेड़ों के बीच गुप्त रूप से आयरनवुड ट्रींट था। कुछ समय बाद जू फेंग उसे अकेला छोड़कर हरी-भरी घाटी में अंदर चला गया। वरदांत घाटी के हृदय में स्थित एम्बरक्लिफ गुफाएं चमकती, पिघली हुई चट्टानों और चमकदार खनिज भंडारों की भूल-भुलैया थीं। गुफाएं पाइराइट से भरी दीवारों से आने वाली झिलमिलाती रोशनी के सतत धुंधलके में नहाई हुई थीं, तथा चट्टानी भूभाग से लावा की धाराएं बह रही थीं, जिससे एक तीव्र और अस्थिर वातावरण का निर्माण हो रहा था, जो पाइराइट ड्रेक के उग्र स्वभाव के लिए पूरी तरह अनुकूल था। एम्बरक्लिफ गुफाओं के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करते ही जू फेंग को तुरंत शत्रुतापूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी विशेषताओं और स्वास्थ्य बिंदुओं में कमी आ गई। यह अच्छी बात है कि मैंने इन्हें बचाकर रखा है, वह कड़वाहट से मुस्कुराया, एक अग्निरोधी औषधि निकाली और उसे पी लिया। कुछ ही समय बाद उनकी विशेषताएं सामान्य हो गईं, तथा उन्होंने अस्थायी रूप से प्रतिकूल वातावरण का प्रतिरोध किया। अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ करते हुए जू फेंग ने इलाके का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। गुफाओं के पास से गुजरने के बाद वहां कई चट्टानें थीं, कुछ ऊंची और कुछ नीची, लेकिन जू फेंग को पता था कि पाइराइट ड्रेक्स को ऊंचाई वाली जमीन पसंद है। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया और ऊंची चट्टान की ओर देखा, उसने आह भरी। सौभाग्य से मैं एक बपतिस्मा प्राप्त खिलाड़ी हूं, इसलिए यह संभव है। अपने शरीर को खींचते हुए जू फेंग ने सुनिश्चित किया कि वह उन ऊंची चट्टानों पर चढ़ने के लिए तैयार है। यद्यपि वह वास्तव में नहीं मरेगा, लेकिन गिरने से होने वाली क्षति और मुक्त रूप से गिरने की भावना निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह आनंद लेना चाहता था। ऐसे ही समय में मुझे उड़ने वाले माउंट की याद आती है। जू फेंग ने गहरी सांस ली, उसे बहुत अफसोस हुआ कि उड़ने वाले माउंट अभी तक उपलब्ध नहीं होंगे। उड़ने वाले जानवर बहुत दुर्लभ हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें वश में करना बहुत कठिन है। टियर 4 या उससे ऊपर की श्रेणी में पहुंचे बिना उनके करीब पहुंचने के बारे में सोचना भी एक सपना था। निकट भविष्य के बारे में सोचने के बजाय जू फेंग ने अपने हाथ रगड़े और गहरी सांस ली।
वह चट्टान के पास पहुंचा और एक अच्छे शुरुआती बिंदु की तलाश में नुकीली चट्टानों और किनारों को घूरने लगा। चट्टान का विशाल चेहरा उसके ऊपर ऊंचा दिखाई दे रहा था, जिसकी सतह पर काई और छोटी छोटी उभरी हुई झाड़ियां बिखरी हुई थीं। मुझे चढ़ाई किए हुए कितना समय हो गया है, जू फेंग ने मन ही मन सोचा। एक आखिरी, सुकून भरी सांस के साथ उसने पहला सहारा पकड़ा और चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वह खुद को ऊपर खींच रहा था, उसकी मांसपेशियां खिंच रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जू फेंग खुश था कि उसकी तरफ कोई तेज हवा नहीं आ रही थी। यदि हवाएं उसकी दिशा में आतीं तो उसके लिए चढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता। बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह दरारों को पकड़ता रहा और छोटे छोटे किनारों पर धीरे धीरे और स्थिरता से कदम बढ़ाता रहा। उसे अपनी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन यह एक जाना पहचाना और लगभग सुकून देने वाला एहसास था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसके नीचे की घाटी का तल सिकुड़ता हुआ सा प्रतीत होने लगा। बेशक वह वास्तव में सिकुड़ नहीं रहा था, बल्कि उसकी नई ऊंचाई के कोण के कारण उसकी धारणा में बदलाव था। समय धीरे धीरे बीतता गया और कभी कभी जू फेंग अपनी प्रगति का आकलन करने और अपने रास्ते का अगला हिस्सा चुनने के लिए रुक जाता। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं और वह अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसे पोंछता और दूसरे हाथ से अपनी पकड़ मजबूत करता। अंततः सावधानीपूर्वक प्रयास करने के बाद जू फेंग अत्यधिक थका हुआ महसूस करते हुए चट्टान की चोटी तक पहुंचने में सफल रहे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी सूची खोली और खुद को हाइड्रेट करने के लिए कुछ तरल पेय पीना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ड्रिंक गटक ली और जू फेंग को फिर से स्फूर्ति महसूस हुई। हाँ, गेम का यथार्थवादी तत्व कभी कभी वाकई बहुत तकलीफदेह होता है। जब लोग कहते थे कि वर्चुअल रियलिटी गेम्स बहुत मनोरंजक होते हैं, तो यह झूठ नहीं था। कल्पना कीजिए कि किसी गेम में जोरदार एक्शन के बाद आपको प्यास लग जाए। थोड़ा शांत होने के बाद जू फेंग ने बाईं और दाईं ओर नजर घुमाई और पायराइट ड्रेक्स के निवास स्थान को ढूंढने की कोशिश की। वह आगे बढ़ा, आंखें मूंद लीं, और आखिरकार उसे आगे कुछ घोंसले जैसी संरचनाएं दिखाई दी। ये घोंसले नुकीली चट्टानों के बीच बसे थे, पायराइट की चमक से चमक रहे थे जिससे वे आसपास की चट्टानों में लगभग घुल मिल गए थे। यहाँ हवा गर्म थी, जिसमें सल्फर की हल्की गंध थी और पिघली हुई धाराओं की दूर की चमक एम्बरक्लिफ गुफाओं की निकटता का संकेत दे रही थी। मिल गए, शू फेंग ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देखा कि घोंसले खाली है। लगता है मैंने समय का गलत अंदाजा नहीं लगाया। चढ़ाई में उसे जो समय लगा वह थोड़ा डरावना था, लेकिन कम से कम वह उनके लौटने से पहले यहां तक पहुंच गया। हालांकि घोंसले खाली थे, इसका मतलब यह नहीं था कि पायराइट ड्रेक्स चले गए थे। दरअसल इसका मतलब सिर्फ इतना था कि वे सभी भोजन की तलाश में बाहर गए थे। और यही वह समय अंतराल था जिसकी जू फेंग को तलाश थी। आखिरकार इससे उसे पहले से जाल बिछाने का मौका मिलता था और बिना किसी तैयारी के सीधे उनका सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, यह सोचना हास्यास्पद था कि वह अपने वर्तमान स्तर और विशेषताओं के साथ एक साथ कई पायराइट ड्रेक्स से लड़ सकता है। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए जू फेंग एक घोंसले के करीब गया और उसने सामग्री का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तेजी से और आराम से सारे पायराइट घोंसले में ही जमा कर दिए। एक पायराइट खत्म होने के बाद वह आगे बढ़ जाता। जैकपॉट, वह मन ही मन खुशी से चिल्लाया जब पायराइट उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थे। दरअसल चट्टान पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होने के अपने फायदे थे। यहाँ का सारा पायराइट दूसरों से अछूता था और इसकी शुद्धता बेहद ऊंची थी। मैं सभी उच्च शुद्धता वाले अपने पास रखूंगा और कुछ फियोना के लिए बचाकर रखूंगा। बाकी घटिया शुद्धता वाले मैं उन्हें महंगे दाम पर बेच सकता हूं। मोटी भेड़ें फिर से कटने के लिए तैयार हैं। जू फेंग ने फिर से अपनी व्यावसायिक योजना पर विचार करना शुरू कर दिया। इस बार वापसी मूल्य अग्नि प्रतिरोध औषधि से भी अधिक होगा। आखिरकार औषधियां उपभोग्य हैं, लेकिन शिल्प या गढ़ने वाली सामग्री, वह एक बिल्कुल अलग कहानी थी। गुणवत्ता वाले हथियार प्राप्त करने के लिए बॉस को मारते समय जबरदस्त भाग्य की आवश्यकता के अलावा एकमात्र अन्य तरीका था अच्छी सामग्री इकट्ठा करना और एक लोहार से उन्हें आपके लिए बनाने का अनुरोध करना, हालांकि उच्च लागत पर। कुछ समय बाद
पायराइट सामग्री की कटाई पूरी हो गई और जू फेंग पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान हो गया। यह अच्छा हुआ कि वह झाओ काई को यहां नहीं लाया, क्योंकि पायराइट ड्रेक राक्षस तो बस एक शुभंकर था। संक्षेप में, फियोना के लिए जरूरी पायराइट सामग्री घोंसले में मिल सकती थी, इसलिए वे राक्षस से पूरी तरह बच सकते थे, लेकिन उसके लिए यह काफी नहीं था। चूंकि उसे यहां सामान इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था, तो उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होगा, वरना वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा, खासकर चढ़ाई में उसने जो मेहनत की थी उसे देखते हुए। जैसे ही जू फेंग ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और आकाश की ओर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इन पायराइट ड्रेक्स के घोंसले में लौटने से पहले मेरे पास लगभग 2 से 3 घंटे बचे हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भी जू फेंग ने इसे 1.5 घंटे तक सीमित रखने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। दुखद ढंग से मुस्कुराते हुए जू फेंग ने चमत्कारी जड़ी बूटी उद्यान से प्राप्त 4 प्रकार की जड़ी बूटियां निकालीं: ड्रेकबेन रूट, फ्रॉस्ट पेटल ब्लॉसम, एथर लीफ और सल्फर वाइन। अब समय आ गया है कि इन जड़ी बूटियों को उपयोग में लाया जाए। 4 प्रकार की जड़ी बूटियों को निर्धारित करने के बाद जू फेंग ने संश्लेषण के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त किए। एक बार फिर मैं उपकरण के लिए हर्बलिस्ट एलियास को धन्यवाद देता हूं। जू फेंग ने हाथ जोड़कर मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। यह निश्चित रूप से कोई उपकरण नहीं था जिसे उसने बिना अनुमति के या किसी अन्य कारण से लिया हो। उन्होंने इसे केवल अस्थायी रूप से उधार लिया था और देर सवेर इसे वापस कर देंगे। इसलिए वह चोर नहीं था, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि चीजों को जंग लगने या सड़ने देने के बजाय उनका अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। कुछ समय बाद जब उपकरणों की व्यवस्था पूरी हो गई, तो जू फेंग ने ड्रेकबेन रूट को उठा लिया। यह एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी जिसमें शक्तिशाली संक्षारक गुण थे, और जड़ी बूटी के नाम के आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि पायराइट ड्रेक के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता बहुत अच्छी थी। ड्रेकबेन रूट को पकड़े हुए जू फेंग ने एक उपकरण को करीब खींचा: आर्केन पल्वराइजेशन मैट्रिक्स। आर्केन पल्वराइजेशन मैट्रिक्स एक उन्नत जादुई उपकरण था जो प्राचीन रूनों और आधुनिक जादुई तकनीकों को मिलाकर सबसे कठिन पदार्थों को भी अति सूक्ष्म पाउडर में बदल देता था। इसे विशेष रूप से जड़ी बूटियों और कीमियागरों के लिए डिजाइन किया गया था। अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो इस उपकरण ने सटीक और कुशल पीसने के लिए रहस्यमय संरचनाओं की शक्ति का उपयोग किया। ऐसे उपकरण खरीदने के लिए खिलाड़ियों को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है, लेकिन जू फेंग ने इसे सस्ते में प्राप्त कर लिया, हालांकि किसी धोखेबाज तरीके से। हालांकि सब कुछ इसके लायक था। इसकी मुख्य विशेषताएं रूनिक ग्राइंडिंग सर्कल और एडेड स्टेबल फॉर्मेशन एरे थी। रूनिक ग्राइंडिंग सर्किल जटिल नक्काशीदार रूनों की एक श्रृंखला थी जो सक्रिय होने पर एक शक्तिशाली पीसने वाली शक्ति पैदा करती थी, जो अपनी सीमा के भीतर रखी किसी भी सामग्री को चूर्ण चूर्ण करने में सक्षम थी। जहां तक समायोज्य संरचना सारणी का प्रश्न है, यह उपयोगकर्ता को विभिन्न स्तरों की सूक्ष्मता के लिए संरचना को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है, जिससे परिणामी पाउडर की स्थिरता पर सटीक नियंत्रण सुनिश्चित होता है। जू फेंग ने सावधानीपूर्वक संरचना सरणी को अपने इच्छित परिणाम के लिए समायोजित किया और ड्रेकबोन रूट को रूनिक ग्राइंडिंग सर्कल के केंद्र में रखा। प्रक्रिया शुरू करने के लिए बटन पर एक साधारण क्लिक के साथ टुकड़े करने और कुचलने की आवाजें आने लगीं। कुछ समय बाद ड्रेकबोन रूट को पूरी तरह से पीसकर बारीक पाउडर बना दिया गया। आर्केन पल्वराइजेशन मैट्रिक्स से जैसी उम्मीद थी। मैं इसे बहुत संजोकर रखूंगा, संतुष्ट होकर जू फेंग ने ताज़ा पीसा हुआ पाउडर एक तरफ रख दिया और बाकी 3 जड़ी बूटियों पर काम करना शुरू कर दिया। फ्रॉस्ट पेटल ब्लॉसम के लिए जू फेंग ने पंखुड़ियों को निकालने और उन्हें ठंडा करने के लिए पीसने से पहले खुद को पॉलिश करना सुनिश्चित किया। बफिंग के बावजूद जू फेंग को कभी कभी तीव्र ठंड से नुकसान होता था, जिससे उसे लगभग शीतदंश जैसा प्रभाव हो जाता था। जड़ी बूटी को यूं ही छोड़ देने पर वह सुरक्षित रहती थी, लेकिन जैसे ही आप उसका सार निकालने की कोशिश करते हैं, असली खतरा सामने आ जाता है। अगर कोई अनुभवहीन हर्बलिस्ट इस पर काम कर रहा होता, तो शायद उसे पता ही नहीं चलता और वह खुदकुशी कर लेता। लगता है मुझमें अभी भी जंग लगी है, उसने धीरे से बुदबुदाते हुए एथलीफ जड़ी बूटी को पकड़ लिया, उसकी पत्तियों को इकट्ठा किया और कुछ समायोजन के बाद उन्हें कुचलने के लिए एक बार फिर उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया। ड्रेकबोन रूट जड़ी बूटी के विपरीत, जू फेंग केवल इसका रस निकालना चाहते थे,
न कि इसे पाउडर में बदलना चाहते थे। निष्कर्षण पूरा होने के बाद जू फेंग ने बेलों की कटाई और सल्फरवाइन जड़ी बूटी से सल्फ्यूरिक रस निकालना शुरू किया। अपने आकार और रूप को देखते हुए यह जड़ी बूटी निकालना काफी मुश्किल था। फिर भी यह उसके लिए एक आसान काम था क्योंकि उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई और उसने काफी कुछ निकाल लिया। मुझे वो पुराने खेल बहुत याद आते हैं जहां बस कुछ बटन क्लिक करते ही संश्लेषण अपने आप हो जाता था। थोड़ा ब्रेक लेते हुए जू फेंग ने अपने हाथ फैलाए और अब जब सामग्री तैयार हो चुकी थी तो वह संश्लेषण प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा था। कुछ सेकंड बाद जू फेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया तथा अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए धीरे से प्रार्थना की। मैं ईश्वर या किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता, लेकिन कृपया मेरी किस्मत को मेरे साथ रहने दो। संश्लेषण प्रक्रिया कम से कम 80% सफल हो। ये जड़ी बूटियां बहुत महंगी हैं। उनकी प्रार्थनाएं पूरी ईमानदारी से भरी हुई थीं, क्योंकि असफलता से उनकी जेब और संभावित आय पर असर पड़ेगा। प्रार्थना पूरी होने के बाद जू फेंग ने गहरी सांस ली और कुचले हुए ड्रेकबूंट रूट पाउडर को सल्फरवाइन से निकाले गए सल्फ्यूरिक रस के साथ एक मोर्टार में मिलाया और उन्हें अच्छी तरह मिलाकर एक संक्षारक पेस्ट बनाया। जैसे ही संक्षारक पेस्ट ने आकार लेना शुरू किया, जू फेंग ने धीरे धीरे पेस्ट में फ्रॉस्टपेटल ब्लॉसम सार मिलाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह संक्षारक और शीतलन गुणों का संतुलित मिश्रण बनाने के लिए समान रूप से वितरित किया गया था। अंतिम चरण। शू फेंग के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं जब उन्होंने एथलीफ रस को मिश्रण में डाला। सभी घटकों को एक साथ बांधने के लिए लगातार हिलाते रहे, एक सुसंगत, शक्तिशाली सीरम में। जब मिश्रण तैयार होने वाला था, तभी अचानक विस्फोट हो गया और जू फेंग का चेहरा तुरंत काले धुएं से ढक गया। खांसी खांसी खांसी। काले धुएं में सांस लेने के कारण जू फेंग ने कई बार खांसी की और अपने हाथों को हिलाकर धुएं को दूर करने की कोशिश की। हालांकि वह विस्फोट या उससे हुई अधिक क्षति से दुखी नहीं थे। इसके बजाय वह मिश्रण विस्फोट से दुखी थे, जिसने इस बात पर जोर दिया कि संश्लेषण विफल रहा। अपनी कड़ी मेहनत को धुएं के ढेर में बदलते हुए, जो धीरे धीरे हवा में बिखर गया, देखकर जू फेंग ने धीरे से आह भरी। चूंकि नुस्खा नया था, जिसका अनिवार्य रूप से यह मतलब था कि वह महारत के स्तर के मामले में नौसिखिया स्तर का था। दूसरे शब्दों में, सफलता की संभावना 50% थी, लेकिन जू फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाग्य इतना बुरा होगा कि वह 50/50 पर हार जाएगा। दूसरे लोग हमेशा भाग्यशाली क्यों होते हैं और 50/50 जीतते हैं, लेकिन मैं हमेशा हार जाता हूं, जू फेंग जोर से चिल्लाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसके साथ अन्याय और कठोरता कर रही है। उसने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे हर बार 50/50 में हार का सामना करना पड़ा? स्वाभाविक रूप से अग्निरोधी औषधि बनाने में मिली सफलता उसके विचारों से पूरी तरह से गायब हो गई थी, क्योंकि वह 50/50 से हारने पर किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही बड़बड़ा रहा था। जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि मैं हर 50/50 में हार जाऊंगा। दृढ़ निश्चय के साथ जू फेंग ने प्रसंस्कृत जड़ी बूटियों का एक और बैच निकाला और नए सिरे से शुरुआत की। धमाका, काबूम, कापो। एक के बाद एक मिनी मिश्रण विस्फोट। जू फेंग संश्लेषण के अंतिम चरण में लगातार विफल रहा। कई बार काले धुएं के संपर्क में आने से उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था। फिर भी उन्होंने अपनी वर्तमान उपस्थिति की परवाह नहीं की, क्योंकि जू फेंग ने यह मानने से इनकार कर दिया कि कई प्रयासों के बाद भी उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूं कि यह और कितना असफल हो सकता है, उसने ठंडे स्वर में कहा और संश्लेषण का एक और दौर शुरू कर दिया। अफसोस, इसके बाद एक और विस्फोट हुआ, लेकिन इस बार जू फेंग तैयार लग रहा था और समय रहते मिश्रण को फेंकने में सक्षम था, जिससे उसके चेहरे पर एक और छोटा विस्फोट होने से बच गया। जैसे ही उसने एक और असफल बैच फेंका, जू फेंग पागलों की तरह हंसने लगा। भाड़ में जाए तू और तेरी किस्मत। इसीलिए मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता और हर काम पूरी तैयारी के साथ करता हूं, उसने अपना संयम खोते हुए जोर से गालियां दी। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शांत और संयमित क्यों न हो, उसकी सहनशीलता की हमेशा एक सीमा होती है। और कम से कम 20 बार असफल होना उसकी सीमा के करीब था। सफलता की 50% संभावना थी, फिर भी सभी 20 प्रयास धुएं के गुबार में समाप्त हो गए,
जिससे उनके सारे प्रयास बर्बाद हो गए और पूरी प्रक्रिया में जड़ी बूटियां बर्बाद हो गईं। ऐसे परिणाम से कोई कैसे निराश नहीं हो सकता? शुक्र है कि यह बड़बड़ाहट कुछ ही मिनटों तक चली और उसके बाद जू फेंग अपने सामान्य धैर्य में लौट आए। उसने थोड़ा पानी लिया और अपने चेहरे पर छिड़का तथा हर कोने को अच्छी तरह से साफ किया। तरोताज़ा होकर जू फेंग ने अपनी मुट्ठी भींची और अपने चश्मे को ठीक किया, जिससे एक तेज चमक पैदा हुई। अगर आप मानते हैं कि मैं ऐसे ही हार मान लूंगा, तो आपको लगता होगा, उसने ठंडे स्वर में उपहास किया, अपने आसपास के खाली माहौल का मजाक उड़ाते हुए। खाली वातावरण का मजाक उड़ाने के बाद जू फेंग जल्दी से काम पर लग गए और संश्लेषण प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह फिर से हलचल की प्रक्रिया में लग गया। पिछली बार के विपरीत जू फेंग को कोई भी खतरनाक संकेत नजर नहीं आया। इसके बावजूद उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। उनकी आंखें गहनता से घूर रही थीं क्योंकि घटक एक साथ मिलकर उस सुसंगत और शक्तिशाली सीरम में बदल रहे थे जिसकी उन्हें तलाश थी। एक आखिरी बार हिलाओ। जू फेंग ने मन ही मन सोचा। अंतिम मिश्रण को एक मजबूत कंटेनर में डालने से पहले इसे आखिरी बार हिलाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि रिसाव को रोकने और इसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए इसे ठीक से सील कर दिया गया है। सफलता। जैसे ही उन्होंने कंटेनर को सील किया और संश्लेषण पूरा किया, उन्हें तुरंत राहत मिली। इसी समय एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ, जो पिछली बार के समान था जब उन्होंने अग्नि प्रतिरोध औषधि का संश्लेषण पूरा किया था, हालांकि इसमें कुछ मामूली अंतर था। सिस्टम एलिमेंटल डिसेप्शन एलिक्सिर को संश्लेषित करने वाले पहले खिलाड़ी बनने के लिए बैरन लिन फेंग को बधाई। क्या आप स्थानीय क्षेत्र में अपनी उपलब्धि की घोषणा करना चाहते हैं? पिछली बार की तरह जू फेंग ने स्थानीय क्षेत्र में अपनी उपलब्धि की घोषणा करने के सुझाव को तुरंत अस्वीकार कर दिया। उनके सामने पहले से ही काफी परेशानियां थीं और इसकी घोषणा करने से और अधिक परेशानियां पैदा हो जाएंगी। केवल एक मूर्ख ही इसके लिए हाँ कहेगा। हालांकि अपनी उपलब्धि की घोषणा करने से इनकार करने के तुरंत बाद उन्हें एक और संकेत मिला जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। सिस्टम बैरन लिन फेंग को जड़ी बूटियों के क्षेत्र में उनके असाधारण कौशल और अन्य साहसी लोगों के लिए जादुई संश्लेषण के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करने के लिए बधाई। आपको मास्टर अल्केमिस्ट की उपाधि से पुरस्कृत किया जाएगा। सिस्टम से कोई उपाधि? जू फेंग ने भौहें चढ़ाई। काला दिल सिस्टम इतना उदार कब हो गया? स्तब्ध होकर जू फेंग ने उस उपाधि की जांच की जो उसे दी गई थी। मास्टर अल्केमिस्ट सभी कीमिया या संश्लेषण रचनाओं की प्रभावशीलता में 10% की वृद्धि प्रदान करता है। दिव्य जगत में एनपीसी हर्बलिस्ट और कीमियाग्रो के बीच प्रतिष्ठा बढ़ाता है। जब जू फेंग ने शीर्षक की क्षमता पढ़ी तो वह पूरी तरह से चकित रह गया। इसे और बेहतर बनाने वाली बात यह थी कि वह खिलाड़ियों से इस तरह के शीर्षक को छुपा सकता था और केवल एनपीसी ही इसे पहचान सकते थे। इसके अतिरिक्त उपाधियां स्थायी होती हैं और एक बार प्राप्त हो जाने पर उन्हें हटाना लगभग असंभव होता है। हालांकि शीर्षकों के बारे में सबसे लाभदायक बात यह थी कि यह सक्रिय रहेगा चाहे किसी खिलाड़ी के पास कितने भी शीर्षक हों और वे इसे जब चाहें निष्क्रिय कर सकते थे। जब जू फेंग ने सोचा कि उसके बुरे भाग्य के बाद चीजें और बेहतर नहीं हो सकतीं, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से प्रकट हुआ। प्रणाली बैरन लिन फेंग की उपलब्धि और हर्बल प्रभावों के विस्तार की स्मृति में उन्हें एक अल्केमिस्ट्स गॉन्टलेट्स ऑफ प्रिसिजन प्रदान किया जाएगा। बहुत गर्म। जू फेंग चौंक कर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि क्या सिस्टम पागल हो गया है। कुछ सांसें लेते हुए जू फेंग ने गॉन्टलेट के आंकड़ों और विशेषताओं का निरीक्षण करना शुरू किया। अल्केमिस्ट्स गॉन्टलेट्स ऑफ प्रिसिजन। प्रकार उपकरण। स्तर की आवश्यकता 1। गुण। सफलता दर में वृद्धि। जटिल संश्लेषण की सफलता दर में 15% की वृद्धि होती है। संसाधन दक्षता दुर्लभ जड़ी बूटियों की आवश्यक मात्रा को 10% तक कम कर देता है। स्थायित्व उच्च स्थायित्व बिना किसी गिरावट के दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित करना। विशेष योग्यताएं। परिशुद्ध शिल्पकला घटक माप की सटीकता को बढ़ाती है जिससे इष्टतम परिणाम सुनिश्चित होते हैं। ऊर्जा चालन संश्लेषण के दौरान अस्थिर प्रतिक्रियाओं को स्थिर करने के लिए परिवेशी जादुई ऊर्जा को प्रवाहित करता है। विवरण
ये जटिल रूप से गढ़े गए दस्ताने ऐसे जादू से ओतप्रोत हैं जो पहनने वाले की रसायन विद्या में सटीकता और दक्षता को बढ़ाते हैं। दुर्लभ सामग्रियों से निर्मित और कुशल रसायनज्ञों द्वारा अभिमंत्रित, ये दस्ताने संश्लेषण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। बंधन, लिन फेंग से बंधा हुआ। मृत्यु के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। जब जू फेंग ने वस्तु का विवरण पढ़ा तो वह अवाक रह गया और उसे समझ नहीं आया कि वह और क्या कहे। इसमें कोई शक नहीं कि यह गॉन्टलेट किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्श उपकरण था जो कीमियागर या संश्लेषण में रुचि रखता हो। इतना ही नहीं, बल्कि यह तथ्य कि यह वस्तु उससे बंधी हुई थी और उसे गिराया नहीं जा सकता था, सबसे अजीब बात थी। ऐसा ईश्वरीय उपकरण उसके लिए स्थायी था और यदि वह किसी तरह मर भी जाता तो कोई अन्य उसे प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे गिराया नहीं जा सकता था। हालांकि यह उपकरण का मुख्य पहलू भी नहीं था। अन्य लोगों को इसकी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं है। अपना चश्मा ठीक करते हुए जू फेंग ने धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराना शुरू कर दिया। इसे छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यह कभी नहीं कहा गया कि इसे बेचा या किराए पर नहीं लिया जा सकता। है, सिस्टम, हो सकता है कि आपने मुझे पहले आरएनजी से परेशान किया हो, लेकिन आपने इस इनाम से सब कुछ पूरा कर दिया। कुछ क्षणों तक बेरहमी से हंसने के बाद जू फेंग ने जल्दी से खुद को शांत कर लिया, क्योंकि उसे अभी भी और अधिक एलिमेंटल डिसेप्शन अमृत को संश्लेषित करने की आवश्यकता थी। ओह, चलो अब हम अपना मुख्य उद्देश्य न खोए, उसने खुद को याद दिलाया, अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। आंखें मूंदकर उसने निश्चय किया कि पायराइट ड्रेक्स के घोंसले में वापस लौटने में अभी कुछ समय बाकी है। इस प्रकार उसे इन समयों का उपयोग करने की आवश्यकता थी और सिस्टम द्वारा दिए गए अचानक इनाम में खो जाने की नहीं। यद्यपि इसे कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है कि उसे चांदी के चम्मच से खाना खिलाया गया, लेकिन केवल जू फेंग ही जानता था कि यह मुख्य रूप से उसकी उपलब्धि के कारण हुआ। यदि वह आलसी बने रहते और जल्दी ही हार मान लेते तो उन्हें यह उपलब्धि नहीं मिलती, जिससे उन्हें न केवल चुनौती से हाथ धोना पड़ता, बल्कि खिताब भी गंवाना पड़ता। इसलिए अंततः यह उनकी लगन और आगे बढ़ने के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि वे यहां तक पहुंचे। प्रणाली अप्रत्याशित होती जा रही थी और शू फेंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके साथ प्रयोगशाला के चूहे जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सिस्टम चाहे जो भी करने की कोशिश कर रहा हो, मैं किसी भी चुनौती का खुशी खुशी सामना करूंगा। मानो मैं अपने लक्ष्य को किसी सिस्टम के हाथों में पड़ने दूंगा, जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया। कुछ समय बाद जू फेंग ने अल्केमिस्ट के प्रिसिजन गॉन्टलेट्स पहने और अधिक एलिमेंटल डिसेप्शन एलिक्सिर को संश्लेषित करना शुरू किया। उपकरण की बदौलत जू फेंग को एहसास हुआ कि उनके द्वारा किया गया पिछला जड़ी बूटियों का वितरण कुछ हद तक गलत था। यद्यपि यह केवल एक छोटा सा अंतर था, लेकिन ऐसी त्रुटि आसानी से विफलता का कारण बन सकती थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण पिछला परिणाम है। अपनी गलती जानने के बावजूद जू फेंग इससे निराश नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां होना स्वाभाविक था और अधिकांश समय उन्हें पहचानना या नोटिस करना कठिन होता था। अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाने वाले किसी भी प्रकार के दंड के बिना उन्होंने जो किया, उसे सर्वोत्तम संभव परिणाम माना जा सकता है। अगर यह चीज मुझे पहले मिल जाती तो मैं लगातार 20 बार असफल नहीं होता। खैर, आखिरकार इसकी कीमत वसूल हो गई, जू फेंग बुदबुदाया, अब उपकरण मिलने पर जरा भी नाराज नहीं था। अन्य लोग शायद शिकायत करने लगे होंगे और इस बात पर विचार करने के बाद कि सिस्टम उन्हें पहले क्यों पुरस्कृत नहीं कर सका, वे पुरस्कार के प्रति कृतज्ञ बने रहे होंगे, लेकिन शू फेंग काफी आशावादी किस्म के व्यक्ति थे। भले ही उसे पता हो कि उसकी कोशिशों और नाकामियों के बदले में उसे कोई उपाधि या चुनौती नहीं मिलेगी, फिर भी वह अपनी कोशिशें जारी रखेगा। आखिरकार व्यावहारिक मेहनत से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लोग हमेशा अपनी मुश्किल जिंदगी की शिकायत करते हैं, लेकिन असल में सुधार के लिए कुछ नहीं करते, खासकर तीसरी पीढ़ी के अमीर युवा मालिक। ये सब बेकार लोग हैं जो सिर्फ अपने बाप, दादा या परदादा पर निर्भर रहते हैं, जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया। वह इस प्रकार के लोगों से सबसे अधिक घृणा करता था। उन्हें इतना घमंड करने का अधिकार किसने दिया, जबकि उनके पास एकमात्र महान बात यह थी कि वे एक अच्छे परिवार में पैदा हुए थे। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग को एहसास हुआ कि एक बार फिर उन नीच लोगों ने उसका ध्यान भटका दिया है। अभी समय पूरा नहीं हुआ था
और उन शीर्ष कंपनियों के खिलाफ जाने से पहले उसे अभी भी कई तैयारियां करनी थी। इसे ध्यान में रखते हुए जू फेंग ने अपना संश्लेषण पुनः शुरू किया और गॉन्टलेट्स प्रभाव के कारण उन्हें अपार सफलता मिली। 30 मिनट से भी कम समय में वह केवल 13 असफलताओं के साथ 58 एलिमेंटल डिसेप्शन एलिक्सिर प्राप्त करने में सफल रहा। इतना ही नहीं, उसका मास्टरी लेवल नौसिखिए से प्रशिक्षु तक बढ़ गया, जिससे उसकी सफलता दर 75% तक बढ़ गई। आखिरकार, एक प्रशिक्षु की सफलता दर 60% थी, लेकिन गॉन्टलेट्स की विशेषताओं के कारण इसमें अतिरिक्त 15% की वृद्धि हुई, जो कुल मिलाकर 75% हो गई। संतुष्ट होकर जू फेंग को यह नया उपकरण सचमुच पसंद आया, लेकिन उन्होंने इसे अपने निर्णय और प्राथमिकता पर हावी नहीं होने दिया। समय समाप्त होता जा रहा है, उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसने देखा कि आकाश धुंधला हो रहा था। एलिमेंटल डिसेप्शन एलिक्सिर को पकड़े हुए जू फेंग ने उन्हें 3 अलग-अलग श्रेणियों में लागू किया: लेपित हथियार, एरोसोल डिस्पर्सल और विस्फोटक पॉड्स। स्वाभाविक रूप से लेपित हथियार उनके शुरुआती स्टफ हथियार के लिए था, जिसमें वह उन्हें अमृत के साथ लेपित करेंगे। यह आसान श्रेणी थी, लेकिन एरोसोल डिस्पर्सल के लिए कुछ और तकनीकी चीजों की जरूरत थी। शुक्र है कि जू फेंग ने हर्बलिस्ट इलियास से एक एरोसोल स्प्रेयर उधार लिया था, जिससे वह मिश्रण को बारीक धुंध में फैला सके। स्प्रेयर पर अमृत रखकर जू फेंग ने इसे थोड़ा हिलाया और फिर हर जगह छिड़क दिया, घोंसले और जमीन को ढक दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पायराइट ड्रेक्स सांस लें और वापस आने पर सीरम के संपर्क में आएं। समय धीरे धीरे बीतता गया और जू फेंग ने चट्टान पर एक चक्कर पूरा कर लिया। यह कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, केवल कुछ स्थानों को छोड़ दिया जहां संभवतः कोई पायराइट ड्रेक्स नहीं होगा। अब पूरी चट्टान पर धुंध की चादर छा गई है और ये पायराइट ड्रेक्स निश्चित रूप से खत्म हो चुके हैं। हालांकि जू फेंग को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत आसान होगा। मानो एक साधारण अमृत उनमें से किसी को भी नीचे गिराने के लिए पर्याप्त होगा। ये अमृत केवल उन्हें गंभीर रूप से कमजोर करने के लिए थे, जिससे वे अपनी अधिकांश क्षमताओं का उत्पादन करने या महान युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने में असमर्थ हो जाएं। ओह, अब मुझे बस कुछ विस्फोटक पॉड्स बनाने हैं जिन्हें फेंका जा सके। जू फेंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और छोटे, फेंकने योग्य पॉड्स को मिश्रण से भरना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने उस पर एक सरल रून भी उकेरा। यह रून काफी सरल था क्योंकि यह केवल सक्रियण प्रक्रिया के रूप में कार्य करता था। एक ग्रेनेड की कल्पना कीजिए और उसका सेफ्टी पिन निकाल दिया गया है। रून को इसी तरह डिजाइन किया गया था। केवल 16 विस्फोटक पॉड बनाए गए, क्योंकि स्प्रेयर ने युद्ध के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में अधिकांश अमृत का उपयोग कर लिया था। फिर भी जू फेंग उस राशि से संतुष्ट था और उसने खुद को एक कोने में घोंसले की सामग्री का उपयोग करके छिपा लिया। जैसे ही उसने खुद को छुपाया, आकाश में चीखों की कई आवाजें गूंजने लगीं। वे अंततः यहां आ गए हैं। जू फेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उनका सामना करने के लिए तैयार। आकाश से पायराइट ड्रेक्स का एक समूह नीचे उतरा, उनके बड़े, धातु के पंख मंद सूर्य की रोशनी को पकड़ रहे थे और घाटी में झिलमिलाते प्रतिबिंब बना रहे थे। ड्रेक्स अद्भुत शान के साथ नीचे उतरे, उनके शरीर चमकदार पायराइट जैसे शल्कों से ढके हुए थे जो सोने की तरह चमक रहे थे। प्रत्येक पंख की गति से एक मृदु, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती थी, जो उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को और अधिक प्रभावशाली बना देती थी। जैसे ही वे घोंसले के पास पहुंचे, नर बत्तखों ने अपने पंख फैलाकर अपनी गति धीमी कर ली और एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर उतरे जिससे जमीन थोड़ी हिल गई। उनकी तेज, पैनी आंखें आसपास के वातावरण को घूर रही थीं, किसी भी खतरे के संकेत के लिए हमेशा सतर्क। कोने में छिपकर और कुछ टहनियों से ढके हुए, जू फेंग ने उन पर जासूसी की। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से छिप गया और अपने ऊपर भी कुछ अमृत छिड़क लिया, उसने मन ही मन सोचा। पायराइट ड्रेक्स की धारणा के अलावा, घुसपैठियों को सूंघने की उनकी क्षमता भी बहुत अधिक थी। यदि अमृत उसकी उपस्थिति को नहीं छुपाता, तो वह इन क्रू ड्रेक्स द्वारा पहले ही खोज लिया गया होता। यह अमृत इन ड्रेक्स के विरुद्ध प्रभावी था, क्योंकि वे इसकी उपस्थिति का पता लगाने में असमर्थ थे, जिसका अर्थ था कि ये ड्रेक्स उस खतरे से अनभिज्ञ थे जिसका वे सामना कर रहे थे। चूंकि वे जू फेंग की कुटिल रणनीति से अनभिज्ञ थे, इसलिए बत्तखें अपने घोंसले में बसने लगीं,
तथा शिकार से लंबे दिन की छुट्टी के बाद खुद को आराम देने लगीं। वे अपने शल्कों को साफ करते थे, अपने पंजों का उपयोग करके मलबे और गंदगी को हटाते थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि उनका प्राकृतिक कवच अपनी मूल स्थिति में बना रहे। कभी कभी वे एक दूसरे पर झपट पड़ते थे तथा तेज काटने और डराने वाली गुर्राहट के साथ अपना क्रम स्थापित कर लेते थे। यह स्पष्ट था कि ये ड्रेक्स के बच्चे थे जो अपने खेल का आनंद ले रहे थे। हाँ, यूं ही खेलते रहो और भी अमृत ग्रहण करो, ज़ू फेंग उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। वह बिल्कुल स्थिर था, प्रकृति के साथ एकाकार हो गया था ताकि पकड़ा न जाए। अमृत का असर इन ड्रेक्स को समझने में कुछ समय लगेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए अब ज़ू फेंग को बस तब तक इंतजार करना था जब तक वह उनके कमजोर होने और बेकाबू होने के संकेत न देख ले। कई मिनट बीत गए, ड्रेक्स अपनी हरकतें करते रहे, उस अनदेखे खतरे से बेखबर। ज़ू फेंग की नजरें उन जीवों पर टिकी रहीं और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देती रहीं। उन्होंने देखा कि एक नर बत्तख, जो बाकी नर बत्तखों से थोड़ा बड़ा था, अग्रणी भूमिका निभा रहा था तथा अधिकारपूर्ण हाव भाव और कभी कभी दहाड़ के साथ दूसरों को निर्देश दे रहा था। यह ड्रेक इस झुंड का सबसे बड़ा शिकारी होना चाहिए। अगर मैं इसे पहले मार गिराऊं तो इन ड्रेक्स का मनोबल और टीम वर्क बिगाड़ना आसान हो जाएगा, उसने मन ही मन अनुमान लगाया। हमेशा की तरह किसी भी प्रकार की लड़ाई में यदि कोई विरोधी टीम के नेता या कमांडर को हरा देता है तो बाकी लोगों का मनोबल काफी कम हो जाता है। जो लोग ऐसे बयानों से असहमत हैं, वे संभवतः वे लोग हैं जो लगातार अपनी लड़ाई हारते रहते हैं या फिर अपने मस्तिष्क का उपयोग ही नहीं करते। कुछ समय बाद अल्फा ड्रेक में अचानक बेचैनी के लक्षण दिखने लगे। उसने अपना सिर हिलाया और अपने पंख अनियमित रूप से फड़फड़ाए, मानो वह किसी अदृश्य परेशानी को दूर भगाने का प्रयास कर रहा हो। हे, सबसे बड़ा होने की सजा तो तुम्हें मिल ही गई, ज़ू फेंग ने यह दृश्य देखते ही मन हंसी उड़ाई। चूंकि अल्फा ड्रेक सबसे बड़ा था, इसलिए अमृत सोखने की उसकी क्षमता स्वाभाविक रूप से उस इलाके के किसी भी दूसरे ड्रेक से ज्यादा तेज थी। इस प्रकार यह अल्फा ड्रेक अपने शरीर के आसपास किसी भी असुविधा के संकेत को सबसे पहले नोटिस करेगा। धीरे धीरे दूसरे नर बत्तखों ने भी असामान्य व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। वे चलते समय लड़खड़ा रहे थे, उनकी चाल सुस्त हो गई थी और कभी कभी वे भ्रमित, दर्द भरी चीखें निकाल रहे थे। जैसी कि मुझसे उम्मीद थी, अमृत काम कर रहा है, ज़ू फेंग ने मुस्कुराहट दबाते हुए सोचा। उसने डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत की और खुद को वार करने के लिए सही मौके के लिए तैयार किया। ज्यादातर ड्रेक अब कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनकी कभी राजसी और गतिशील हरकतें अब बेढंगी लग रही थीं। खासकर अल्फा ड्रेक सबसे ज्यादा संघर्ष करता हुआ लग रहा था, उसका शक्तिशाली शरीर आंतरिक उथल-पुथल के संकेत दे रहा था। जैसे जैसे नर बत्तखों की परेशानी बढ़ती गई, वे एक दूसरे पर टूट पड़े, उलझन में झपटने और नोचने लगे। एक समय का शांत घोंसला अराजकता के दृश्य में बदल गया। अपने छिपने के स्थान पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए ज़ू फेंग ने अपने दूसरे हाथ से विस्फोटक पॉड्स को पकड़ रखा था। उसकी निगाह सबसे अधिक परेशान करने वाले अल्फा ड्रेक पर टिकी हुई थी। अल्फा ड्रेक लगातार लड़खड़ाता रहा और जब उसके पंख असमानुपातिक हो गए तो उसने इस अवसर का लाभ उठाया। बिना एक शब्द बोले ज़ू फेंग ने विस्फोटक पॉड्स को सीधे उसके पैर पर फेंक दिया। अल्फा ड्रेक चौंककर अभी तक स्थिति को समझ ही नहीं पाया था क्योंकि उसकी नज़र विस्फोटक पॉड्स पर टिकी हुई थी। वह इस छोटी सी चीज को देखकर थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड में एक विस्फोट हुआ। विस्फोट में ड्रेकबोन रूट और सल्फ्यूरवाइन घटकों ने पायराइट ड्रेक की स्पर्श शल्क जैसी सतहों के साथ तीव्र प्रतिक्रिया की, जिससे इसकी संरचनात्मक अखंडता संक्षारित और कमजोर हो गई। इसके अतिरिक्त फ्रॉस्टपेटल ब्लॉसम से उत्पन्न तापीय व्यवधान ने तीव्र शीतलता उत्पन्न कर दी, जिससे ड्रेक का तापीय विनियमन अस्थिर हो गया तथा उसकी युद्ध प्रभावशीलता कम हो गई। अल्फा ड्रेक पीड़ा से चीखने लगा जब वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर हिलने में असमर्थता हो गई, क्योंकि विस्फोटकों के कारण उसके पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अंततः अन्य ड्रेक्स ने अपने अल्फा को निशाना बनाए जाने पर ध्यान दिया और उसकी सहायता करने का प्रयास किया। हालांकि अभी भी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ज़ू फेंग पहले ही अल्फा ड्रेक के सामने आ चुका था और ठंडे भाव के साथ उसने अमृत से लिपटे अपने कर्मचारी से उसकी आंख पर वार कर दिया। रॉर अल्फा ड्रेक पीड़ा में दहाड़ा,
जबकि उसने जू फेंग को उड़ाने के लिए अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाने का प्रयास किया। पंखों की जोरदार झटकों ने शू फेंग को झकझोर दिया, लेकिन वह डंडा कसकर पकड़े रहा, जो अभी भी उसकी आंख से चिपका हुआ था। बत्तख के छटपटाने से उसके पहले से कमजोर शरीर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अमृत के संक्षारक और बर्फीले प्रभाव तेजी से अपना असर दिखा रहे थे, जिससे ड्रेक के आत्मरक्षा के प्रयास निरर्थक हो गए। अपने अल्फा ड्रेक को इतनी परेशानी में देखकर बाकी ड्रेक्स न सिर्फ गुस्से में थे, बल्कि इस दृश्य से डरे हुए भी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। और यह वास्तव में उनकी अचंभित स्थिति का ही क्षण था जिसका जू फेंग ने फायदा उठाया। माफी चाहता हूं, लेकिन यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, जू फेंग ने बुदबुदाते हुए अन्य ड्रेक्स और अल्फा ड्रेक पर कई और विस्फोटक पॉड्स फेंके। जब जू फेंग ने मौके का फायदा उठाकर भ्रमित और क्रोधित ड्रेक्स पर कई विस्फोटक पॉड्स फेंके, तो पॉड्स फट गए, जिससे उनके पहले से ही जंग लगे हुए शल्कों पर संक्षारक मिश्रण और फैल गया। यदि शब्दों में पायराइट ड्रेक्स की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया जा सकता, तो यह किसी खुले घाव पर नमक छिड़कने से भिन्न नहीं होगा। ड्रेक्स केवल चीख और लड़खड़ा सकते थे क्योंकि वे दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, अपने अल्फा ड्रेक के बारे में भूल गए। चट्टान पर दृश्य बहुत ही अस्तव्यस्त था, जिसमें असंख्य ड्रेक पक्षी आकाश की ओर ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, तथा आशा कर रहे थे कि वे उन सभी चीजों को हटा देंगे जो उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। कुछ युवा ड्रेक्स अशक्त हो गए थे, वे अपनी मांसपेशियों को हिलाने में असमर्थ थे क्योंकि दर्द इतना तीव्र था कि वे सहन नहीं कर पा रहे थे। अल्फा ड्रेक, जिसकी आंख अभी भी जू फेंग के डंडे से छिदी हुई थी, अपने बच्चों की पीड़ा देखकर दुखी हो रहा था। उसने दहाड़कर उन्हें यह संदेश देने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके इस रूप ने उसे धोखा दे दिया। उसकी आंख से खून बहना, उसके बाद जू फेंग का निर्दयी हमला और उसके महत्वपूर्ण मांस बिंदुओं पर विस्फोटक फली का प्रहार उसके लिए बहुत ज्यादा था। हताशा के एक क्षण में अल्फा ड्रेक ने उठने का प्रयास किया, उसके विशाल पंख कमजोर ढंग से फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि वह खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। कोई मौका नहीं, जू फेंग ने उसके पंखों पर पवित्र अग्नि डालते हुए व्यंग्य किया। अग्नि उसके जंग लगे पंखों पर एक एम्पलीफायर की तरह थी, जिसने अल्फा ड्रेक को छटपटाने और नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कठोर पिटाई का एक और दौर शुरू हुआ, जिसमें जू फेंग ने उसके नाजुक मांस के हिस्सों पर बार बार प्रहार किया। पहले तो क्षति न्यूनतम थी, लेकिन जू फेंग की सटीकता के कारण, जिसमें उन्होंने एक भी महत्वपूर्ण बिंदु को नहीं छोड़ा, क्षति असंख्य डिग्री तक बढ़ गई। कभी घमंडी और खूंखार जीव अब टूटा हुआ सा लग रहा था, हर गुजरते पल के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। छोटे ड्रेक्स को तड़पते देख अल्फा ड्रेक ने एक करुण, कर्कश चीख निकाली। यह सिर्फ दर्द की दहाड़ नहीं थी, बल्कि गहरे दुख और पश्चाताप की दहाड़ थी। बत्तख की आंखें, हालांकि अंधी और खून से सनी हुई थीं, अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए दया की याचना कर रही थीं। उसने अपना सिर झुका लिया, जो समर्पण और निराशा का संकेत था, मानो वह अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा हो और आशा कर रहा हो कि उसके बलिदान से बाकी लोग बच जाएंगे। उसकी हरकतें देखकर जू फेंग थोड़ा रुक गया। वह बत्तख की हरकतों में छिपी गहरी भावनाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाने की उसकी बेताब कोशिशें और उनकी सुरक्षा के लिए उसकी करुण पुकारें देख सकता था। दुर्भाग्य से जू फेंग अच्छी तरह जानता था कि अब हिचकिचाना एक हास्यास्पद बात है। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन यह तो जीवन चक्र है। तुम अपने रिश्तेदारों का पेट भरने के लिए शिकार करते हो, और अब तुम ही शिकार हो रहे हो। अंतिम दृढ़ सांस के साथ जू फेंग ने अपनी छड़ी पर पकड़ मजबूत की और अंतिम प्रहार किया। अल्फा ड्रेक का शरीर शिथिल हो गया और वह भारी धमाके के साथ गिर पड़ा। इसके पंख, जो कभी इसकी शक्ति के प्रतीक थे, जमीन पर फैले और बेजान पड़े थे। अपने नेता की मृत्यु को देखकर शेष ड्रेक्स ने हृदय विदारक चीखें निकालीं, जिनका शोकपूर्ण स्वर घाटी में गूंज उठा। कुछ वयस्क नर बत्तखें अधिक समझदार थीं और कुछ युवा नर बत्तखों के साथ भागने के लिए आकाश में उड़ने का दृढ़ प्रयास कर रही थीं। अफसोस, उनकी हरकतें जू फेंग की गहरी नज़र से बच नहीं सकीं। इतनी जल्दी नहीं, उसने उपहास किया और भागने का प्रयास करने वालों के पंखों पर पवित्र अग्नि फेंकी। मैंने आप सभी के भागने के लिए संश्लेषण करने में इतना समय बर्बाद नहीं किया। आकाश में लपटें भड़क उठीं,
जिसने ड्रेक्स के पंखों को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी उड़ान असंभव हो गई। पवित्र अग्नि ने उनकी भागने की क्षमता को नष्ट कर दिया और उन्हें एक हताश संघर्ष में वापस जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। जले हुए शल्कों की गंध और दर्द से छटपटाते नर बत्तखों को देखकर जू फेंग का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। कुछ देर बाद ड्रेक्स को आखिरकार एक बात समझ आ गई। बच निकलना नामुमकिन था। बचने का एकमात्र तरीका घुसपैठिए को मारना था। इस प्रकार अपने शल्कों के थोड़ा थोड़ा क्षरण से होने वाले अत्यधिक दर्द के बावजूद उन्होंने अपने पंजे चमकाने शुरू कर दिए तथा अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए जू फेंग को भयंकर रूप से घूरने लगे। क्रोध और हताशा के मिश्रण से भरी उनकी आंखें उस पर टिकी थीं जो उनकी पीड़ा और उनके नेता की मृत्यु का एकमात्र स्रोत था। हाँ, अब तुम मुझे एक शिकारी की उचित प्रतिक्रिया दिखा रहे हो। जू फेंग ने अपने चश्मे को ठीक किया और अपनी जगह पर अडिग रहा जबकि ड्रेक्स उसके करीब आ रहे थे। वह उनकी आंखों में दिखाई देने वाले दृढ़ संकल्प से उनका दृढ़ संकल्प देख सकता था। ये जीव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, अपनी प्रजाति की रक्षा करने की एक आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित थे। इस अपरिहार्य संघर्ष में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों पक्ष लड़ने के लिए तैयार थे, तभी ड्रेक्स ने अपना पहला कदम उठाया। जंग के दर्द को सहते हुए और उसे झेलते हुए वे आगे की ओर झपटे, उनके पंजे फैले हुए थे और जबड़े चटक रहे थे। अनुमानित जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया और सहजता से कुछ कदम चलते हुए, हमले से बचते हुए और अपनी लाठी तैयार कर ली। एक जोरदार झटके के साथ जू फेंग ने ड्रेक की ठोड़ी पर प्रहार किया और इसका उपयोग खुद को पीछे की ओर धकेलने के लिए किया, जिससे उनके बीच अच्छी दूरी बन गई। हालांकि ड्रेक पक्षियों ने जल्द ही यह दूरी कम कर दी, जो पूरी तरह से उन्मत्त लग रहे थे। अपने पंख फड़फड़ाकर कुछ ने खुद को ऊंची जमीन के लिए हवाई आकाश में जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब जू फेंग ने उन्हें आकाश से नीचे गिराने के लिए पवित्र अग्नि का प्रयोग करने का प्रयास किया, तो एक अन्य ड्रेक आगे बढ़ गया, जिससे उसे सामने से होने वाले टकराव से बचाव के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी शक्तियों के बीच असमानता स्पष्ट थी, क्योंकि जू फेंग को खुद को स्थिर करने से पहले 5 कदम पीछे हटना पड़ा। उफ, जैसी उम्मीद थी। ये आसान नहीं होगा, उसने जीभ चटकाई, लेकिन नतीजे से निराश नहीं हुआ। अगर चट्टान पर इन ड्रेक्स को खत्म करना आसान होता, तो उसने पहले से इतनी तैयारियां क्यों की होती? मुझे लगता है कि इसे दूसरे राउंड के रूप में देखा जा सकता है ना? जू फेंग ने खुद पर आशीर्वाद वीरता और आशीर्वाद संरक्षण डालते हुए धीरे से कहा। किसने कहा कि एक चिकित्सक नज़दीकी मुकाबला नहीं कर सकता? आज वह इन ड्रेक्स को बता देगा कि उसके करीब आना एक गलती थी।